Hello students, I am SB Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने एसी सर्किट्स में एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर वाली सर्किट को पढ़ा, यानी ऐसी सर्किट जिसमें केवल आर यूज किए, दूसरा सर्किट जिसमें केवल एल यानी कि इंडक्टर यूज किए, और तीसरा सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर यूज किए। ऐसे एसी सर्किट्स के बारे में आपने पढ़ाई करी। अब आर एल सी इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके हमें एसी सर्किट का स्टडी करना है। तो अब हम लोग जो हैं LCR यानी इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर, या फिर RLC रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, इन तीनों को सीरीज में कंबाइन करके और देन एसी सोर्स यानी एसी वोल्टेज की सोर्स को सर्किट में ज्वाइन करके देन हम ऐसे सर्किट को पढ़ेंगे और इसके लिए फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। लेकिन बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात मैं करना चाहता हूं, जिसको आप ध्यान से समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत जरूरी बात मैं करने जा रहा हूं। चाहे हमारा 12 का बोर्ड एग्जाम हो, जी हो, नीट हो, सभी एग्जाम में 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आप सब जानते हैं। नंबर 1 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, नंबर 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एंड नंबर 3 ग्राफिकल क्वेश्चंस। अब यदि हमने थोड़ी सी टेक्निक्स की मदद से फिजिक्स को पढ़ा है तो आप जो है 60-70% न्यूमेरिकल तो कर लेंगे, लेकिन ओनली टेक्निक से कंसेप्चुअल और ग्राफिकल प्रॉब्लम नहीं होते हैं। इनके लिए हमें अच्छी कॉन्सेप्ट्स चाहिए, और अच्छी कॉन्सेप्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक चाहिए, स्टैंडर्ड बुक की कॉन्सेप्ट चाहिए। अब अपने इंडिया में स्टैंडर्ड बुक कौन है? एनसीईआरटी फिजिक्स। दूसरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक, जिसके बारे में मैंने कई बार बोला है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, हैलिडे, रेसनिक, वॉकर, इसके 6th एडिशन हो या 7th एडिशन हो। अब इन बुक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हमें सीखना चाहिए और इनके बेसिस पर हमें काम करना चाहिए। तो फिर हमें सारे तरह के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब जो टॉपिक आज मैं ले रहा हूं, इस टॉपिक में मैक्सिमम बुक्स और मैक्सिमम लोगों ने ओनली टेक्निक की मदद ले लिए हैं। लेकिन बच्चों, मैं स्टैंडर्ड बुक के बेसिस पर आगे बढ़ूंगा, और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर यदि है तो हम फिजिक्स के सारे प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। साथ में मैं हमेशा के लिए बोलता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देखिए, मैं नोट्स लिखाता हूं, आप उस नोट्स को लिखिए, उस नोट्स को मैच करके कोई भी बुक, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करिए और वो सॉल्व होगा। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप उस पर हमें प्रॉब्लम भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तब ये जो LCR सर्किट या RLC सर्किट है, पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये लिया हमने एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R, इसके साथ में सीरीज में लगा रहे हैं एक इंडक्टर जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L, और फिर एक कैपेसिटर लगा रहे हैं सीरीज में, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, और
इन तीनों को सीरीज में ज्वाइन करने के बाद इसके साथ में हम लगा रहे हैं सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज, यानी कि सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसको एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं। और जैसा कि ऑलरेडी अब आप जानते हैं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। अब एप्सिलॉन नॉट को ऑलरेडी आप पहचानते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। आइए अब हम सबसे पहले थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट बना लें पहले, क्योंकि मैं तो नोट्स दिखा देता हूं आपको, वो नोट्स आप अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए जरा मेंशन करें। इन द फिगर register of resistance, a register of resistance are an inductor of self-inductance, inductor of self-inductance L, या सीधे भी इंडक्टेंस L लिखते हैं, and a capacitor of capacitance C are connected in series। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन सीरीज with an AC source, या कहिए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिसको एप्सिलॉन से हमने डिनोट कर दिया है। अब जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट आवेगा, सीरीज में है ये सारे एलिमेंट, तो फिर सब में करंट क्या होगा? सेम होगा। तो मेंशन करिए, let at any instant of time t, at any instant of time t, EMF of the source यानी एसी सोर्स, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सोर्स यानी एसी सोर्स, करंट यानी एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट इन सर्किट, voltages across R, L and C are एप्सिलॉन, करंट को I लिखा, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम ईएमएफ ऑफ द सोर्स, ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स, एसी सोर्स भी लिख दीजिए। ऐसे सोर्स का मतलब भी वही होगा, क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं एसी सोर्स शुरू में। तो एसी सोर्स का एट एनी टाइम टी पर ईएमएफ एप्सिलॉन, करंट इन सर्किट I से नोट कर लिया, इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम टी पर करंट। अब जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस हैं एट एनी टाइम टी, जो इनके अक्रॉस वोल्टेजेस हैं, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल वी आर को पहचान लीजिए। ये हुआ एनी टाइम टी पर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी एल, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर and VC, small VC, instantaneous voltage across the capacitor, and their peak values या peak values को maximum value भी कहते हैं,
एम्पलीट्यूड्स भी बोलते हैं, पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड बोलिए या मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, और देयर पीक वैल्यूज। अब इनके जो पीक वैल्यूज हैं, एप्सिलॉन नॉट ईएमएफ का पीक वैल्यू, आई नॉट करंट का पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आई नॉट, कैपिटल वी सबस्क्रिप्ट आर रेजिस्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, कैपिटल वी एल इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, एंड कैपिटल वी सबस्क्रिप्ट सी कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। अब जैसा कि हम लोगों ने इंडक्टर के रिएक्टेंस को XL से डिनोट किए, कैपेसिटर के रिएक्टेंस को XC से डिनोट किए, तो ये अंडरस्टूड रहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो लिख लीजिए, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज XL एंड रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज XC, या फिर आप बोलते हैं इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस इज XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज XC, ऐसे भी बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बताया था, एक रिलेशन, जो रिलेशन हमेशा अप्लीकेबल है, चाहे AC हो या DC हो, सभी जगह पर एक रिलेशन जो है ये एप्लीकेबल है। कौन सा रिलेशन, मैं यहां पर साइड में लिख रहा हूं, ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मैं, वोल्ट इक्वल टू एम्पियर इनटू ओम, या फिर इसी को कोई ऐसे लिख दें, एम्पियर इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओम। ये जो रिलेशन है ये सभी जगह पे एप्लीकेबल है। तो आइए इस रिलेशन को यूज करके हम लोग मैक्सिमम वोल्टेजेस को लिखते हैं। देन VR, कैपिटल VR, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्ट इक्वल टू एम्पियर इनटू ओम। वोल्ट के जगह पर VR लिखा हमने, और वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो फिर इस समय करंट को हम लोग I नोट से डिनोट कर लिए, एंड इनटू R वोल्ट एम्पियर ओम। सिमिलरली VL इक्वल टू वोल्ट एम्पियर, यानी कि I नोट मैक्सिमम वोल्टेज, एंड सो मैक्सिमम करंट I नोट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका यूनिट आप ऑलरेडी जानते हैं, ओम होता है, एम्पियर ओम वोल्ट। अब आपको पता है एक्सेल का इक्वेशन, ऐसे यहां जरूरी नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, I नोट XL इक्वल टू ओमेगा इनटू L, जहां ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, AC सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, VC मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ capacitor across capacitor I naught, and capacitive reactance of capacitor XC. Now this is I naught. तो XC का इक्वेशन आपको पता है, 1 अपॉन ओमेगा C। जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसका इक्वेशन बाद में हम लेंगे। इंस्टेंटेनियस EMF का इक्वेशन तो यहां हम लोग लिख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा यहां पर भी लिख लेते हैं, एप्सिलॉन इंस्टेंटेनियस EMF इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट पीक वैल्यू ऑफ EMF एम्पलीट्यूड ऑफ EMF साइन ओमेगा टी। अब यहां पर हम लोगों ने टर्म सब का नोमेनक्लेचर कर लिया है, टर्म सब को पहचान लिया है। अब इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए
आगे सारा काम हम लोग करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है। अब एसी सर्किट्स में जब आप इन तीनों को यूज करते हैं, आरएलसी को, तो 3 केसेस होते हैं। कौन कौन से? आइए पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट। इफ XC greater than XL, XC हमने बड़ा ले लिया है XL से। अब ऐसे कंडीशन में इस सर्किट का नाम बोला गया है, इससे पहले थोड़ा सा मैं इसको भी लिखना चाहूंगा। देन अब देखिए XC बड़ा हो गया, ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, तो VC ग्रेटर देन VL, VC ग्रेटर देन VL, then the circuit is called more capacitive। जिस समय XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL से इंडक्टिव रिएक्टेंस से बड़ा होता है, इस समय सर्किट को कहते हैं, जो RLC सर्किट है, then the circuit is called more capacitive than inductive, या फिर इसको बहुत लोग कहते हैं प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट भी इसको कहा जाता है। देन अब करंट का इक्वेशन यहां पर हम लिख रहे हैं, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा एक बात को फील कर लेंगे, जो हम लोगों ने ओनली कैपेसिटर वाला एसी सर्किट पढ़ा था, वहां पर हमें एक बात दिखाई पड़ा था, करंट लीड्स द वोल्टेज। ठीक है, करंट जो है वोल्टेज से आगे चलता है, एंड सो करंट की जो फेज है वोल्टेज की फेज से ज्यादा होना चाहिए। अब दूसरा केस बनेगा जो बाद में हम लेंगे, XL ग्रेटर देन XC यानी कि अपोजिट, और थर्ड केस बनेंगे XC इज इक्वल टू XL। यही 3 केसेस बनने वाले हैं। अब यहां से हम लोग फेजर डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, साथ में कुछ टर्म यहां है, इसका भी हम लोग थोड़ा सा नाम समझ लें। जैसे आई नोट, फेजर डायग्राम पर जब जाएंगे हम, आई नोट को क्या कहते हैं? करंट फेजर। जैसा कि आप पिछले टॉपिक्स में जान चुके हैं ऑलरेडी, तो आई नोट का नाम करंट फेजर हो जाएंगे, एप्सिलॉन नोट का नाम ईएमएफ फेजर, पीक वैल्यू को फेजर बोलते हैं, और फेजर एज वेक्टर, फेजर को वेक्टर के जैसा हम यूज करते हैं, वेक्टर की तरह फेजर को यूज करते हैं। अब इसमें ये जो एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, ये करंट का फेज है, तो थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज फेज ऑफ करंट फेजर, फेज ऑफ करंट फेजर, या सीधे भी बोल सकते हैं फेज ऑफ करंट। ठीक है, जो करंट फेजर का फेज होगा वही फेज करंट के भी होते हैं। एंड दूसरा नाम ओमेगा टी प्लस फाइव इज रोटेशन एंगल ऑफ फेजर आई नोट, यानी कि करंट फेजर।
जैसा कि आपने पढ़ा है पीछे टॉपिक्स में, फेजर यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब इसमें जो एंगल फाई है, दिस एंगल फाई इज फेज कांस्टेंट इन करंट। जैसा कि देख रहे हैं करंट के इक्वेशन में फेज कांस्टेंट है, साथ में जो सोर्स वोल्टेज है उसका फेज ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों का डिफरेंस यदि करें करंट के फेज में से यदि ईएमएफ के फेज को माइनस करें तो फाई आ जाएगा। तो फिर हम यहां पर बोल सकते हैं कि फाई इज ऑल्सो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। मेंशन कर दीजिए फेज कांस्टेंट इन करंट एंड फाई इज फेज डिफरेंस between current and source voltage या फिर कहिए ईएमएफ। चलिए टर्मिनोलॉजी करते चलेंगे हम लोग, जहां तक टर्म्स आएंगे तो टर्म को पहचानना है हमें। अब जितने भी यहां पर फेजर्स हैं यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज हैं, उन सब को पहले हम दिखा लेंगे, ग्राफिकली हम दिखा लेंगे पहले, उसके बाद फाइनली हम उनके रिजल्टेंट निकालेंगे। अब बोर्ड एग्जाम में कितना लिखना होगा मैं ये लास्ट में आपको बता दूंगा, लेकिन पहले सही कॉन्सेप्ट्स आप सीख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बुक में लोगों ने खाली टेक्निक यूज कर दिए हैं तो फिर वो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। आइए सबसे पहले टू शो फेजर एप्सिलॉन नॉट, सबसे पहले तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले इसी को हम शो करते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ईएमएफ है, ये एप्सिलॉन के इक्वेशन में है। एप्सिलॉन एनी टाइम टी पर ईएमएफ है, रोटेशन एंगल ओमेगा टी है यानी फेज एंगल ओमेगा टी है, एंड सो ओमेगा टी एंगल पर हम एप्सिलॉन नॉट को दिखाएंगे। ये हमने दिखाया एप्सिलॉन नॉट, और रोटेशन एंगल जिसको कि फेज एंगल बोल रहे हैं, दिस इज ओमेगा टी। अब जैसा कि आप पढ़े हैं, जो फेजर है उसको एज वेक्टर हम यूज करते हैं। वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर डाल करके किसी भी एक्सिस पर उसका कंपोनेंट निकालते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल एक्सिस पर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जैसा कि आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, ये होते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। दिस इज कंपोनेंट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि प्रोजेक्शन ऑफ फेजर एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। अब थोड़ा फिगर का यहां से मैं नाम लिख रहा हूं, फिगर 1। अब हम ले रहे हैं करंट फेजर, ठीक है। अब यहां से इसको समझेंगे हम लोग। टू शो करंट फेजर, टू शो फेजर आई नोट। अब हमें इस फिगर की जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं। टू शो, इसके लिए अब हम काम कर रहे हैं। टू शो फेजर आई नोट, अब जैसा कि आई का इक्वेशन, उसमें फेज ओमेगा टी प्लस फाई है,
क्योंकि ओमेगा टी एंगल दिखाए हैं, थोड़ा इससे आगे एंगल को बढ़ाएंगे। और रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज है सारे फेजर। यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ओमेगा टी प्लस फाई एंगल लिया हमने आई नोट, ये लिया आई नोट, आई नोट एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि फेज ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर आई नोट के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ड्रॉ किया हमने, ठीक है। आई नोट की हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने वर्टिकल एक्सिस पर। जितना बड़ा वैल्यू मिलता है, प्रोजेक्शन मिलता है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो आई से इसको डिनोट करा, इंस्टेंटेनियस करंट आई, एनी टाइम टी पर करंट आई। इसको फिगर सेकंड बोल रहा हूं, फिगर 2। now to show phasor VR, अब इसको दिखाने के लिए, जैसा कि आपने पढ़ा एसी सर्किट विथ ओनली रजिस्टर, वहां पर हम लोगों ने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है। आपने देखा जो वोल्टेज फेजर है यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, और जो करंट फेजर है मैक्सिमम करंट, दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो फिर करंट का फेज ओमेगा टी प्लस फाइव, वोल्टेज का भी फेज वही होना चाहिए, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आई नोट, ठीक है, दिस इज आई नोट, ये आई नोट। हाँ, बिल्कुल इसी लाइन के अलॉन्ग हम ले लेंगे भी आर, सबस्क्रिप्ट आर, दिस इज वोल्टेज फेजर अक्रॉस द रजिस्टर कैपिटल आर वी आर। अब वी आर का फिर उसी तरह से कंपोनेंट यानी कि प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जितनी बड़ी लेंथ मिलेगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो रजिस्टर के क्रॉस है उसको हम लोग स्मॉल वी आर से डिनोट कर चुके हैं। ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको फिगर थर्ड कर दीजिए, फिगर 3। नेक्स्ट, टू शो फेजर्स, टू शो फेजर्स वी आर एंड वी एल। अब इन दोनों को पहले दिखा लेंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपको रजिस्टर इंडक्टर का एसी सर्किट दे दिया गया, तो फिर आप इसी दो को दिखाएंगे। तो फिर इनको दिखाने के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करें। पहले वी आर को दिखा लेते हैं, ये वी आर, ये हमने दिखा लिया वी आर, कैपिटल वी आर फेजर, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा एसी सर्किट विथ ओनली इंडक्टर, केवल इंडक्टर वाला एसी सर्किट, तो वहां पर आपने देखा था कि करंट लैग्स द वोल्टेज बाई एंगल पाई बाई 2, मतलब वोल्टेज से करंट पाई बाई 2 एंगल पीछे होते हैं। रोटेशन तो सबका एंटी क्लॉकवाइज है, सबका रोटेशन सारे फेजर का एंटी क्लॉकवाइज है। तो फिर करंट जो होना चाहिए, जो करंट होना चाहिए वोल्टेज से पाई बाई 2 एंगल पीछे यानी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो है VL को इधर लेना पड़ेगा,
90 डिग्री पर इससे इधर लेना पड़ेगा, तो फिर VL से 90 डिग्री पीछे यानी कि क्लॉकवाइज ये I0 हो जाएंगे। तो फिर ड्रॉ कर लीजिए इसके साथ 90 डिग्री पर VL एंगल 90 डिग्री लेंगे, ये एंगल 90 डिग्री, थोड़ा सा और इसको हम लोग 90 पर कर लें। ये लिया हमने, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज VL इंडक्टर की वोल्टेज, ठीक है, VL। अब यहां से परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ करिए वर्टिकल एक्सिस पर और देखिए कि प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पर कितना होता है, स्मॉल v सबस्क्रिप्ट L इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये हो गया VL इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, या फिर कहिए प्रोजेक्शन ऑफ VL ऑन वर्टिकल एक्सिस। इसको फिगर 4 कर दें। नेक्स्ट हम ले रहे हैं टू शो, इसके लिए हेडिंग बना रहे हैं टू शो फेजर्स, VR एंड VC। इन दोनों फेजर को दिखाना है इस डायग्राम पर। तो पहले तो हम VR को दिखा लें, फिर पहले की तरह ये VR को दिखा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा फिगर को बड़ा करें। अब पहले हमने दिखा लिया VR को, दिस एंगल ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। कोई स्केल मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, दिखाना है, शो करना है, ठीक है। कोई ये नहीं है कि मेजर कर करके दिखाना है, ऐसा नहीं है। अब जैसा कि आपने पढ़ा AC सर्किट विथ ओनली कैपेसिटर, वहां पर आपने पढ़ा कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल π/2, यानी करंट जो है वोल्टेज से π/2 एंगल 90 डिग्री एंगल आगे चलता है इन कैपेसिटर। अब देखिए ये तो करंट का लाइन है, VR का लाइन करंट का लाइन है, तो यहां से VR से अब हमें देखना है VC को। तो वोल्टेज से करंट को आगे रखना है, करंट है इसको वोल्टेज से आगे रखना है, तो फिर VC आपको इधर लेना पड़ेगा, तभी यहां से एंटी क्लॉकवाइज आगे होगा करंट। एंड सो इसके साथ 90 डिग्री पर VR के साथ, यानी कि करंट की लाइन के साथ 90 डिग्री पर इधर हम दिखा लेंगे VC को, और VC को बना रखिए। हम लोगों ने शुरू में बता लिया है कि यहाँ पर XC ग्रेटर देन XL है हमारा, तो VC बड़ा होगा। तो जो VL लिए हैं इससे थोड़ा बड़ा जो है हम ले लेंगे VC को, दिस इज VC, और यहाँ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर VR के साथ, यानी कि करंट से 90 डिग्री पीछे, वहीं पर बोल सकते हैं कि वोल्टेज से कैपेसिटर में करंट का लाइन, ये करंट है, इस लाइन पर करंट है, तो वोल्टेज से करंट का लाइन जो है 90 डिग्री आगे है एंटी क्लॉकवाइज। इसको फिगर 5 ले लेते हैं, फिगर 5। अब ये हम लोगों ने अभी इंडिविजुअली दिखाया, फिर दो को कंबाइन करके दिखाया फेजर डायग्राम, बट RLC तीनों का एक साथ फेजर डायग्राम हमें चाहिए। तो अब हम एक साथ तीनों का फेजर डायग्राम लेने जा रहे हैं।
टू शो, और मैं आपको बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कितना आपको लिखना है, कौन सा फिगर देना है, ये सारा नहीं देना है, ये आपके समझने के लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ। हाँ, एक काम यहाँ पर और रह गया हमारा, बीसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके थोड़ा सा आप इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को भी दिखा लीजिए। परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस पर बीसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, बीसी के हेड से ये ड्रॉ कर लिया हमने। अब वर्टिकल एक्सिस पर ये प्रोजेक्शन हो गया, बीसी का प्रोजेक्शन हो गया, यानी कि बीसी को यदि वेक्टर बोलें तो फिर इसका ये कंपोनेंट हो गया वर्टिकल एक्सिस पर। अब हम लोग ले रहे हैं टू शो एप्सिलॉन नोट वी आर वी एल वी सी एंड आई नोट। अब इन सब को हम लोग दिखाना चाहेंगे एक साथ, ठीक है। एप्सिलॉन नोट को बाद में लेते हैं, थोड़ा सा एक फिगर पे ज्यादा टर्म हो जाएंगे, एप्सिलॉन नोट को बाद में लेते हैं। पहले इन 4 फेजर्स को पहले हम दिखा ले रहे हैं एक डायग्राम पर। तो चलिए पहले ये ड्रॉ कर रहे हैं, आई नोट एंड वी आर। ले लिया हमने आई नोट ले लिया। अब ये ले लिया वी आर, दिस इज वी सबस्क्रिप्ट आर। नाउ वी आर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि कंपोनेंट्स को भी हम दिखा लेंगे। हमारा फिगर 5। This angle is omega t plus 5। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। देन यहाँ से जो कंपोनेंट है वी आर का, स्मॉल वी आर से डिनोट किया, प्रोजेक्शन ऑफ वी आर। आई नोट का नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आगे हमें सारे वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है। करंट सिंगल है, अकेला है, इसका कोई रिजल्टेंट तो होगा नहीं। एंड सो अब आई नोट का कंपोनेंट प्रोजेक्शन हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब वीएल को दिखाइए इसके साथ 90 डिग्री पर। ये लिया हमने वीएल, दिस इज वीएल। यहाँ से 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री, फिर वीएल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वर्टिकल एक्सिस पर। जितना बड़ा प्रोजेक्शन मिला अब इसको दिखा रहे हैं। ये जो स्मॉल वीएल है, स्मॉल वी सबस्क्रिप्ट एल दिखा दिया। अब हम लोग बीसी को ड्रॉ करेंगे इसी फिगर पर, सेम फिगर पर। तो फिर यहाँ से बिल्कुल इसके सीध में होना चाहिए क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री पर वीएल है इधर, और यहाँ से 90 डिग्री पर वीसी है इधर। एंड सो बिल्कुल सेम लाइन के अलॉन्ग हो जाएंगे। तो फिर इसको दिखाइए और बड़ा दिखाइए, वीएल से वीसी को बड़ा दिखाना है क्योंकि हम लोग जान चुके हैं जो VC है, VC इज ग्रेटर देन VL। थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं, देखने में ठीक रहेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 फेजर्स को दिखाया। अब ये जो 4 फेजर्स हमने दिखाया है, इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री है, दिस एंगल है 90 डिग्री। अब VC से परपेंडिकुलर, VC के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए वर्टिकल एक्सिस पर। ये ड्रॉ किया हमने। नाउ जो कंपोनेंट है VC के,
वेक्टर बोलते हैं फेजर को वेक्टर की तरह यूज करते हैं तो फिर वेक्टर का कंपोनेंट भी हम बोल सकते हैं। नाउ दिस इज स्मॉल v सबस्क्रिप्ट c इंस्टेंटेनियस वैल्यू, प्रोजेक्शन ऑफ कैपिटल VC इज a small vc, projection of capital VL is a small VL, projection of capital VR is a small VR। और ये जो स्मॉल v जो यूज किए हैं these are instantaneous। ठीक है, अब ये फिगर 6 हो गया हमारा, फिगर 6। अब हम लोग तीनों वोल्टेज का रिजल्टेंट निकालेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि रिजल्टेंट वोल्टेज किसी भी सर्किट में, टोटल वोल्टेज किसी भी सर्किट में इक्वल टू EMF होते हैं। तो आइए रिजल्टेंट लेने के लिए नेक्स्ट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें। तब इस डायग्राम पर हम लोग अब I नोट को नहीं दिखाएंगे, अब ओनली वोल्टेजेस को दिखा लेंगे। ये लिया हमने VR का लाइन, V कैपिटल R VR का लाइन, एंगल बाद में लिख लेंगे, पहले ड्राइंग कर लें। यहां से 90 डिग्री पर VL का लाइन, ये 90 डिग्री पर। थोड़ा सा इसको और बढ़िया से ड्रॉ कर दें। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये लिया हमने VL कैपिटल VL, फिर VR से 90 डिग्री पर VC, ये लिया VC VR से 90 डिग्री पर। अब जैसा कि वेक्टर में आप पढ़े हैं, यदि टू वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो पहले हम उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। कैसे? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो जो फेजर्स हैं इसको एज वेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो VC VL अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब हम VC में से VL को माइनस करेंगे, इतना बड़ा माइनस कर लेंगे, तो फिर बचेगा हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली इतना बड़ा ये हो गया। VL माइनस किया तो फिर ये वोल्टेज बच गया हमारे पास में VC माइनस VL। ठीक है, अब VR VL VC इन तीनों फेजर्स का हमें चाहिए रिजल्टेंट। तो दो का रिजल्टेंट तो हमने ये ले लिया, बड़े में से छोटे वोल्टेज को माइनस कर लिया। अब इन दोनों को एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए। तो चलिए इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें। ड्रॉ किया एक पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल बन जाएंगे। फिर इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करिए तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएंगे। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये जो पैरेललोग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को यूज करिए। तो आप देख सकते हैं इन दोनों वेक्टर को यदि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड हमने सपोज कर लिया तो दोनों वेक्टर की टेल की जो मीटिंग पॉइंट है, यहां से जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल पैरेललोग्राम का क्या रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट। और ये सारे मैक्सिमम वोल्टेजेस हैं, तो सारे मैक्सिमम वोल्टेजेस को किसी सर्किट में यदि ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? उस सर्किट का मैक्सिमम EMF मिलेंगे। एंड सो दिस इज एप्सिलॉन नोट। ये एप्सिलॉन नोट फेजर हो गया। अब एप्सिलॉन नोट का जो फेज है, दिस इज ओमेगा टी।
जैसा कि आपको मालूम है कि ये VR का लाइन करंट का लाइन है, इसका फेज यहां से यहां तक दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, जो VR का फेज है, यानी आई नोट इस लाइन के अलाउंग दिखाए थे, इसका फेज ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्लियरली देख रहे हैं कि ये एंगल क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएंगे। नाउ दिस एंगल इज फाइव। अब ये जो है करंट का लाइन है, रजिस्टर में वोल्टेज और जो करंट होते हैं वो तो सेम लाइन के अलाउंग होते हैं। अब देखिए जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया था वहां पर जो करंट का इक्वेशन लिखा था हम लोगों ने, करंट फेजर और जो EMF फेजर हैं उनके बीच का ये एंगल फाइव, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF ऑफ द सोर्स इज फाइव। सारे कुछ आ गए। अब बोर्ड एग्जाम में जब फेजर डायग्राम आपको बोला जाए RLC सर्किट, LCR सर्किट में, तो फिर आप फिगर 6 को यूज कर लीजिए। और ये फिगर 7 इसको मैं कर रहा हूं, फिगर 7 को यूज कर लीजिए। और हो सके तो एक फिगर और आप दे दीजिए जो बिल्कुल शॉर्ट फिगर होगा फेजर डायग्राम का, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। इस डायग्राम पर हम दिखा लेंगे केबल करंट आई नोट, या आई नोट का लाइन है जो हम लोगों ने सेकंड फिगर में दिखा रखा है, या आई नोट का लाइन, इसको दिखा लीजिए। ये दिखा लिया हमने आई नोट। और फिर एप्सिलॉन नोट जो वोल्टेज फेजर है, EMF फेजर है, इसको दिखा लीजिए। ये दिखा लिया हमने एप्सिलॉन नोट, और इनके फेज दिखा दीजिए। तो जो फेज हो गया एप्सिलॉन नोट की फेज, दिस इज ओमेगा टी। करंट का जो फेज है, फेज एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, फिगर 8। तो फिर फेजर डायग्राम यदि बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 12 बोर्ड में आते हैं, तो सबसे अच्छा होता है आप फिगर 6, 7 और 8 ये दिखा लीजिए। नहीं, यदि 1 मार्कर क्वेश्चन है तो शो फेजर डायग्राम ऑफ RLC सर्किट, तो केवल फिगर 8 दिखा दीजिए। ये तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ड्रॉ करना पड़ा है, अदरवाइज दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ RLC सर्किट। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया है फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। अब आगे का हमारा जो है कैलकुलेशंस, कुछ मैथमेटिकल काम आगे का अब हमें करना है। तो फिर थोड़ी सी अब यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट और बनाएंगे। वो क्या है तो मेंशन करिए, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको स्टेटमेंट देना होगा, फिर देन रिजल्टेंट एप्सिलॉन नोट को निकालना होगा। तो फिर बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको कि किरचॉफ्स लूप रूल भी कहते हैं, प्रोजेक्शन एप्सिलॉन, ये जो एप्सिलॉन है जो हम लोगों ने दिखा रखा है फिगर 1 में, फर्स्ट फिगर में, तो प्रोजेक्शन एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन को अलग पढ़ेंगे, इसको अलग पढ़ेंगे। प्रोजेक्शन एप्सिलॉन इज इक्वल टू algebraic sum of projections small vr, small vl and small vc, that is
that is epsilon is equal to small vr plus small vl plus small vc. Now this is इक्वेशन नंबर 1. अब ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है किस बेसिस पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में पढ़े हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो ईएमएफ होते हैं किसी भी सर्किट में, दिस इज सम ऑफ वोल्टेजेस एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. अब ये जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी हमेशा कायम रहता है. क्यों कायम रहता है? तो सारे जो फेजर्स हैं, ये सारे फेजर्स एक ही एंगुलर स्पीड ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज साथ साथ घूमता रहता है. ये सारे फेजर्स, तो फिर सारे फेजर्स एक साथ 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 सेम एंगुलर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है, जिससे कि ये इक्वालिटी कभी फेल नहीं होता है, ये इक्वालिटी हमेशा लागू होता है. तो फिर अब आप यहां से बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट विल बी रिजल्टेंट ऑफ 3 फेजर्स VR, VL एंड VC. कहां से? तो जैसा कि आपने वेक्टर में पढ़े हैं, बहुत सारे वेक्टर्स की जो रिजल्टेंट आप निकाले हैं, तो वहां पर क्या किए हैं, जितने भी वेक्टर्स हैं उसको रिजॉल्व करते हैं आप, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा रिजॉल्व करते हैं सारे वेक्टर्स को. जब आप एक्स एक्सिस के अलावा सारे कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस. सेम बात यहां पर है, ये सारे वर्टिकल एक्सिस पर, जैसा कि आप देख रहे हैं VR, VL, VC, इन सारे वेक्टर्स का वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ये कंपोनेंट है. और फिगर 1 में आपने देखा कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है एप्सिलॉन नॉट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट एप्सिलॉन है. तो वही वेक्टर का रूल लग रहा है यहां पर, जो वेक्टर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग सारे वेक्टर के कंपोनेंट का सम रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट होता है. तो फिर आंसर कर दीजिए, हेंस फेजर एप्सिलॉन नॉट इज रिजल्टेंट को वेक्टर सम कह सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ फेजर्स कैपिटल VR, कैपिटल VL एंड कैपिटल VC. अब पैरेललोग्राम लॉ हम लोगों ने बोला है, आप ट्रायंगल लॉ से भी रिजल्टेंट को दिखा सकते हैं. ठीक है, ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट को थोड़ा मैं दिखा देता हूं आपको. दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, आप चाहें तो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट दिखाइए या आप ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट दिखाइए. आइए जरा हम VC माइनस VL को, इसको, इस वेक्टर को, अब आप जानते हैं कि फेजर वेक्टर्स नहीं है, लेकिन वेक्टर की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, वेक्टर जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं. इसलिए इस वेक्टर को यहां से शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पर, ये यहां पर शिफ्ट किया, थोड़ा साइड में मैं दिखा देता हूं. ये शिफ्ट किया हमने इसको यहां से यहां, ये दिया एरो. नाउ दिस इज VC माइनस VL. अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से देखें, एक वेक्टर VR के हेड से दूसरे वेक्टर VC माइनस VL का टेल कनेक्टेड है. ठीक है, कनेक्ट नहीं किए हैं, थोड़ा सा पैरेललोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन आप इसको फिल कर लीजिए या अलग से ड्रॉ भी कर सकते हैं. जो ये VR हो गया, ये VR हो गया, इसके हेड से VC माइनस VL का टेल कनेक्टेड है. तो फिर फर्स्ट की टेल टू सेकंड की हेड, ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएंगे, ये रिजल्टेंट हो जाएंगे.
फिर इस तरह से ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, दोनों से हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेजेस एप्सिलॉन नॉट को देख रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, बाय पैरेललोग्राम लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ ब्रैकेट में लिख दीजिए, और बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ of addition of vectors epsilon naught is resultant of phasors, resultants of phasors VR, VL and VC, and epsilon naught is also called effective voltage, in RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है एप्सिलॉन नॉट, रिजल्टेंट फेजर एप्सिलॉन नॉट, इसको इफेक्टिव वोल्टेज का भी नाम मिला है आरएलसी सर्किट में, एलसीआर सर्किट में। तो चलिए हम लोगों ने रिजल्टेंट को दिखा लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, किसी को अप्लाई करके और एप्सिलॉन नॉट का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। ठीक है, आइए मैं पाइथागोरियन थ्योरम लगा देता हूं राइट एंगल ट्रायंगल में। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी में पाइथागोरियस थ्योरम लगा दीजिए। इन राइट ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, using Pythagorean theorem लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम जो भी बोलते हैं। तो फिर ये जो हाइपोटेनस है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, एप्सिलॉन नॉट हाइपोटेनस स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों साइड का स्क्वायर। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आप इफेक्टिव वोल्टेज निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यदि ये सब मालूम है किसी प्रॉब्लम में तो निकाल लीजिए, प्लस बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर। अब मैं इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूं। अब इसमें बी सी बी एल बी आर की जो वैल्यू लिखे थे आई नोट के टर्म में, उसको रख दीजिए। दिस इज बी आर आई नोट इनटू आर, आई नोट स्क्वायर कॉमन कर लिया तो फिर आर स्क्वायर बचेंगे, प्लस वी सी आई नोट एक्स सी, आई नोट स्क्वायर है कॉमन निकाल लिए हैं तो एक्स सी, माइनस वी एल आई नोट एक्स एल, आई नोट का स्क्वायर निकाल दिए हैं बाहर तो फिर एक्स एल होल स्क्वायर। नाउ आई नोट स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल रहे हैं। अब थोड़ी सी सिंबॉलिक चेंज हो गया है, इसको स्मॉल लेटर आई नोट स्क्वायर हम बोल रहे हैं, सिंबॉलिक चेंज हमें बीच में नहीं करना है कभी। ठीक है, आई नोट स्मॉल आई नोट। तब यहाँ से ये निकल आएंगे रूट इसके, आई नोट रूट निकल गया, अंडर रूट में बच गया हमारे पास में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर
अब फिर वहीं जो हम लोगों ने आगे बात किया है, एम्पियर इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओम होता है, वोल्ट इक्वल टू एम्पियर इनटू ओम। ये छोटी सी टेक्निक हम लोग शुरू से लगा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हम आई नोट इक्वल टू करना चाहेंगे, देन आई नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। अब ये जो टर्म देख रहे हैं, इस टर्म को जेड से डिनोट किया गया है, तो फिर फर्दर हम इसको लिखने हैं चाहेंगे आई नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट अपॉन जेड, इक्वेशन 3 सपोज कर रहे हैं। अब ये जो जेड लिखे हैं, इस जेड का नाम है इम्पीडेंस। अभी तक हम लोगों ने रिएक्टेंस देखा था, अब जो जेड है, इस जेड का नाम है इम्पीडेंस। मेंशन करिए where z equal to अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर। इसको भी हम लोग थोड़े एज फॉर्मूला ब्लॉक कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 सपोज कर रहे हैं इसको। z is called impedance of an AC सर्किट। एक AC सर्किट का इम्पीडेंस कहते हैं जेड को। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेड में रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस है, इसलिए एक लाइन और लिख लीजिए, एक लाइन और मेंशन कर लीजिए। इम्पीडेंस यानी कि जेड मीन्स इम्पीडेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस यूनिट ऑफ जेड, इम्पीडेंस की यूनिट। ये तो आप क्लियरली फील कर लेंगे। एम्पियर वोल्ट ओम, एम्पियर वोल्ट ओम, तो फिर इसके यूनिट क्या होंगे? ओम। यूनिट इज ओम यानी ओमेगा, इसके यूनिट होंगे। अब इम्पीडेंस को थोड़ा हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा फिगर है, इस फिगर पर अब मैं नाम लिख रहा हूं, मान लीजिए ओ ए बी, यहां पर मैं इस पॉइंट पर डी लिख रहा हूं, ओ ए बी डी। तब ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें tan phi लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल, परपेंडिकुलर का साइन दे दिया, ट्रायंगल यानी राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे परपेंडिकुलर ट्रायंगल ऐसे देखने में, बट आप इसको पढ़ेंगे राइट ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसमें हम ले रहे हैं tan ऑफ phi, या यहां से क्या होगा? ए बी अपॉन ओ ए, दिस इज ए बी अपॉन ओ ए। नाउ ए बी के जगह पर वी सी माइनस वी एल, ओ ए के जगह पर क्या है? वी आर। नाउ वी सी वी एल वी आर का वैल्यू आई नोट के टर्म में रखें, तो फिर tan phi इक्वल टू आई नोट एक्स सी, आई नोट एक्स एल, आई नोट आर, आई नोट ले लें कॉमन, तो फिर यहां पर बचेंगे एक्स सी माइनस एक्स एल एंड आई नोट आर, आई नोट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर tan phi
इक्वल टू हो गया एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। दो इक्वेशन हमने tan फाइव का निकाल लिया, हो सके तो इसका भी कुछ नाम लिखते हैं, इक्वेशन 5 लिखते हैं, इक्वेशन 6 लिखते हैं। अब आपको जब कभी भी फाई निकालना होगा आप इसका यूज कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। टू केसेस और हमारे पास जिसका डिस्कशन हम बाद में कर रहे हैं, पहले इसको पूरा कर लें, फाइनल कर लें पहले इसको। अब एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग जिसको कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस, सबसे पहले तो इम्पीडेंस को थोड़ा डिफाइन कर लें, उसके बाद इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, जेड से इसको डिनोट किए हैं, मेंशन कर दीजिए। इट इज टोटल अपोजिशन ऑफ एन AC circuit offered by the circuit to current। ठीक है, इट इज टोटल अपोजिशन ऑफ एन AC सर्किट। आप यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं यदि डेफिनेशन कभी देते हैं, लेकिन थोड़ा मैं वर्ड आगे बढ़ा रहा हूं। इट इज टोटल अपोजिशन ऑफ एन AC सर्किट ऑफर्ड बाय द सर्किट, जो सर्किट ऑफर करता है किसको, करंट को। अब इट इज इम्पीडेंस, ऐसे हम लोग लिख चुके हैं, इम्पीडेंस इज combination of resistance and reactance अब देखिए जो इम्पीडेंस है इसमें XC है, XL है, जिसके पास में ओमेगा है। ठीक है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी को तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यदि सोर्स की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो फिर ये दोनों चेंज होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जब ये दोनों चेंज होते हैं और इक्वल हो गया कहीं, तो फिर ऐसे सर्किट को नाम मिला है रेजोनेंट सर्किट, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इम्पीडेंस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। इम्पीडेंस डायग्राम या फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं लोग, इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस ट्रायंगल। यही जो OAB ट्रायंगल है, इसी को यदि हम ऐसे ड्रॉ कर लें, इस तरह से हम ड्रॉ कर लें ऐसे, या फिर इधर की तरफ ड्रॉ कर लें, दोनों तरह से लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए इसको मैं भी दूसरी तरफ ड्रॉ करता हूं। लिखा यहां पर OAB। नाउ OA के जगह पर लिखा हमने R, जैसा कि आपने देखा, फिगर में मिटा दिया हूं, जैसा कि आपने देखा OA R। फिर AB मिला था हम लोगों को tan फाइव के इक्वेशन में, XC माइनस XL। अब यदि कोई इसको निकाले तो फिर ये मिलेगा हमें Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, XC माइनस XL स्क्वायर। अब ये जो एंगल है, यही एंगल, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज फाई। अब आप एक बात बता सकते हैं कि इम्पीडेंस डायग्राम जो है, ये डायग्राम इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है, साथ में जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का लाइन है। दिखा नहीं रखे हैं करंट को, लेकिन फिगर सेकंड से हम लोग जान रहे हैं
ये करंट का लाइन है, तो फिर वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज और जो करंट है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस हमें बता देता है ये इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस ट्रायंगल। थोड़ा इसको डिफाइन भी करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहता है। डिफाइन करने के लिए डिफाइन कर दीजिए, इट इज द डायग्राम in which impedance of an AC circuit is represented by hypotenuse of a right triangle. It also represent phase difference between the source voltage and AC source की voltage and the current अब आगे बढ़ने से पहले एक बात पर थोड़ा सा हम लोग गौर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड केस में आ जाएंगे। बच्चों, कई सारे बुक्स में या कई सारे जो हैं टीचर्स भी कुछ इस तरह से, अब मैं ये एक्स्ट्रा काम दिखा रहा हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा जिससे कि मिसकॉन्सेप्शन आपको ना हो। तो फिर कई सारे बुक्स में कई सारे टीचर्स को हमने देखा है, इस तरह से लोग फेजर डायग्राम को ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया I0, ये ले लिया VR। अब एक बात बच्चों गौर से देखेंगे, यदि हमने VR ले लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, यदि VR को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ले लिया हमने, तो देखिए कि ये ओमेगा टी प्लस फाई एंगल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मीन्स ये जो हमारा दोनों क्वांटिटीज हैं, इनका फेज 0 हो गया। अब यदि करंट का फेज 0 हो गया, क्योंकि VR लाइन के अलोंग I0 होते हैं, यदि हमने इसको ले लिया इस एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, तो फिर ओमेगा टी प्लस फाई 0 हो जाएंगे। देन देखिए करंट का इक्वेशन क्या होगा। अब इस समय करंट का इक्वेशन हो जाएगा I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के जगह पर जब 0 लेंगे तो साइन 0 हो जाएंगे, I0 इंटू साइन 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, ये मिसकॉन्सेप्शन है, थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, मिसकॉन्सेप्शन हमें नहीं चाहिए। तो फिर यदि ये 0 ले लिया हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग ले लिया, तो देखिए क्या हो रहा है, करंट हो गया 0। एक फॉल्ट। दूसरी फॉल्ट है कि जैसे ये ले लिया VL, ये ले लिया हमने VC, बहुत अच्छी बात है। अब VC माइनस VL, ये ले लिया हमने VC माइनस VL, ठीक है। फिर VC माइनस VL लेकर के VC माइनस VL लिया। अब इन दोनों वेक्टर का निकाला रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट वोल्टेज VL माइनस VC माइनस VL जो भी हो, रिजल्टेंट VR के साथ में इसको एप्सिलॉन नॉट लिखा, ये एंगल दिखाया फाई, यही आपको दिखाई पड़ेगा जनरली बुक्स में, बहुत सारे टीचर्स भी यही बताते हैं।
अब जरा गौर से देखिए इस फिगर पर, क्या देख रहे हैं? ये जो ओमेगा टी है ये है एप्सिलॉन नॉट फेजर का रोटेशन एंगल। यहां क्या देख रहे हैं? रोटेशन एंगल एप्सिलॉन नॉट का, ईएमएफ फेजर का रोटेशन एंगल यानी कि फेज क्या हो गया? फाई। कंपेयर करिए, देखिए ये ओमेगा टी होना चाहिए जहां पर एप्सिलॉन नॉट फेजर की जो फेज एंगल है, जो रोटेशन एंगल है, ये ओमेगा टी होना चाहिए। बट इस तरह से डायग्राम जो ले लेते हैं, ऐसे भी आर ले लिया, ऐसे भी एल, ऐसे भी सी ले लिया, ये रिजल्टेंट निकाला, अब ये एंगल फाई दिखा रहे हैं। ठीक है, तो रोटेशन एंगल तो फाई कहलाएगा, वो भी किधर? क्लॉकवाइज, जबकि सारे फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इस तरह से बच्चों में कहूंगा, फिर से आपको जो एनसीईआरटी में जो आपने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेसनिक वॉकर में देखा है, या नहीं तो देख लीजिए, वो सही है। इस तरह से अपनी मनमानी करना, इस तरह से टेक्निक लगा करके कुछ प्रॉब्लम को कर लेना बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होते हैं। और साथ में यदि मान लीजिए कि चॉइस में कहीं आ गया फेजर डायग्राम ये और ये आ गया चॉइस में, तो आप किसको टिक करेंगे? इसको टिक किए तो गलत हो जाएंगे। देखिए एनसीईआरटी खोल करके। चलिए, तो ये मिसकंसेप्शन थोड़ा बता दिया हूं। आरएलसी सर्किट में मैक्सिमम बुक्स में मैक्सिमम टीचर्स को हमने देखा है कि वो टेक्निक पर ध्यान दे देते हैं, कॉन्सेप्ट को गलत कर देते हैं। मैं ले रहा हूं केस सेकंड, 3 केसेस हैं इसमें। तो ये केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड, if XL is greater than XC, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ऐसा करेंगे तो फिर जो हमारा इक्वेशन है ऊपर VL और VC का, तो VL विल बी ग्रेटर देन VC, जो हम लोग लिख चुके हैं केस फर्स्ट के जस्ट पहले। तो राइटिंग्स वही रहेंगे, केस फर्स्ट के पहले की जो राइटिंग है वही सारे राइटिंग रहेंगे। देन अब इस सर्किट का नाम हो जाएगा देन द सर्किट इज कॉल्ड मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव, मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव। या फिर लोग ये भी बोलते हैं प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है ना, जो इंडक्टर है डोमिनेंट हो गया, इसका रिएक्टेंस बड़ा हो गया, मतलब डोमिनेट कर रहा है, तो बहुत लोग इसको ऐसे सर्किट को जिसमें एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है, इसको प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव सर्किट भी बोला जाता है। अब ऐसे कंडीशन में जो करंट का इक्वेशन है, देन we can write ये करंट के इक्वेशन। अब आपको लिखना होगा I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्योंकि बच्चों जो आप पढ़े हैं ओनली इंडक्टर लेकर के एसी सर्किट, आपने क्या देखा कि वहां पे जो करंट है लैग्स द वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज आगे आगे चलता है, करंट पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन सब के सब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सारे फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, ध्यान रहे। तब हमें इक्वेशन करंट का इस तरह से लेना पड़ेगा। अब जितने फिगर्स हम लोगों ने केस फर्स्ट में ड्रॉ किया था वो सारे फिगर्स यहाँ ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट जो कुछ आप लिख चुके हैं केस फर्स्ट के पहले, वही स्टेटमेंट रहेंगे, वही सर्किट रहेंगे, सब कुछ सेम रहेंगे। ओनली जो फेजर्स हैं उसको दिखाने के लिए हमारा डायग्राम डिफरेंट हो जाएंगे। अब आइए जल्दी जल्दी हम लोग दिखा दें। सबसे पहले टू शो फेजर एप्सिलॉन नॉट को
दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं फेजर एप्सिलॉन नॉट दिखा दिया। दिस एंगल इज ओमेगा टी। क्यों? जैसा कि आपको पता है एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, रोटेशन एंगल एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहां से इसके हेड से वर्टिकल एक्सिस पर परपेंडिकुलर लीजिए और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखा दीजिए एनी टाइम टी पर एप्सिलॉन। और मैं फिर बोल रहा हूं कि सेकंड में कोई स्टेटमेंट हम लोग नहीं बनाएंगे, सारी स्टेटमेंट केस फर्स्ट के पहले जो लिखा है वही सब कुछ रहेंगे। ठीक है, इस लैंग्वेज हम नहीं लिखने जा रहे हैं, लैंग्वेज सारे सेम टू सेम रहेंगे, ओनली फिगर डिफर करेगा। आइए इसको फिगर 1 बोलते हैं। जल्दी जल्दी अब हम फिगर ड्रॉ कर लें फटाफट। नाउ टू शो फेजर आई नोट को दिखाने के लिए, आई नोट फेजर को दिखाने के लिए लिया हमने दिस एंगल ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, करंट का जो इक्वेशन है वो करंट का इक्वेशन ओमेगा टी माइनस फाई जो फेज है, रोटेशन एंगल है करंट का। ये हो गया आई नोट। फिर इसके हेड से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, परपेंडिकुलर। नाउ जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आई, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई यानी आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट का कंपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको फिगर 1 लिख देता हूं, फिगर 2 लिख लिया। नाउ टू शो फेजर वी आर, अब वी आर फेजर को दिखाते हैं। फिर उसी तरह से पहले हम करंट फेजर दिखा लें आई नोट। और जैसा कि हमें पता है कि इसी लाइन के अलाउंग वी आर होगा। ठीक है, फेजर वी आर। अब ये सब स्टेटमेंट में लिख चुके हैं केस फर्स्ट के पहले वी आर। ठीक है, इसलिए मैं नाम बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। फिर यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। नाउ this length will be instantaneous voltage small VR दिखा लिया। this angle is ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि जो फेज करंट का होता है वही रेजिस्टेंस में वोल्टेज के होते हैं, बोथ आर इन सेम फेज। रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं। ठीक है, इसको फिगर 3 कर दे रहा हूं। केस फर्स्ट में बहुत अच्छे से आपको सिखा दिया हूं, इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी फिगर्स दिखा दे रहा हूं। अब वी आर के साथ में वी एल को दिखाते हैं। टू शो वी आर एंड वी एल। पहले हम वी आर को दिखा लें। ये दिखा लिया वी आर। वी आर का फेज एंगल ओमेगा टी माइनस फाइव दिखा लिए। अब जैसा कि फर्स्ट केस में दिखाए हैं कि करंट से इंडक्टर की वोल्टेज 90 डिग्री आगे है, या कहिए इंडक्टर में वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे करंट होता है, क्योंकि करंट लैग्स बिहाइंड इन इंडक्टर एंड सो वोल्टेज ठीक केस फर्स्ट की तरह वी एल इसके साथ 90 डिग्री पर दिखा दीजिए। ये दिखाया हमने वी एल, और इस समय वी एल बड़ा लिया है हम लोग, एंड सो वी एल के लाइन को थोड़ा सा बड़ा रखिए। ये लिया हमने वी एल। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, एंड जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है प्रोजेक्शन वी एल का, कैपिटल वी एल मैक्सिमम वोल्टेज इन इंडक्टर, इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जो इसके कंपोनेंट है प्रोजेक्शन है
स्मॉल भी एल से डिनोट किए हैं हम लोग, स्टेटमेंट में लिखे हैं। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। फिगर 4 बोल रहे हैं इसको। नेक्स्ट, टू शो वी आर एंड वी सी, इन दोनों को दिखाना है हमें। वी आर और वी सी को दिखाना है। पहले वी आर को दिखा दीजिए, पहले वी आर को दिखा लें हम। तो वी आर ओमेगा टी -5, ओमेगा टी -5 फेज एंगल पे कैपिटल वी आर, वोल्टेज फेजर इन रजिस्टर। और इसके साथ में 90 डिग्री पर वी सी इधर के तरफ, और वी सी छोटा है इस समय, वी एल बड़ा है, तो वी सी के लाइन को छोटा रखिए। ये हो गया वी सी फेजर वी सी। अब जल्दी थोड़ा बेसिक पर सोचें, ऐसे तो केस फर्स्ट में बहुत सोचे हैं। तो ये जो हमारा करंट एंड वोल्टेज रजिस्टर में है, सेम लाइन के अलाउंग सेम फेज में है। अब ये करंट का लाइन है, वी आर का लाइन, तो वी आर का लाइन करंट का लाइन हो गया। तो जैसा कि कैपेसिटर में पढ़ा है कि करंट लीड्स वोल्टेज, रोटेशन 20 क्लॉकवाइज है सबका, तो करंट आगे है वोल्टेज से इन कैपेसिटर। तो फिर कैपेसिटर की वोल्टेज जो करंट है इससे 90 डिग्री पीछे होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री पीछे करंट के लाइन से 90 डिग्री पीछे दिखा रहे हैं। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब BC से फिर परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस पढ़ लें। अब ये हमें हो गया स्मॉल b सबस्क्रिप्ट c, यानी प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन वर्टिकल एक्सिस। अब हम लोग VR, VL, VC तीनों को लाते हैं एक एक्सिस पर, एक फेजर डायग्राम पर। Now to show VR, VL, VC एंड I नोट, इन सबको दिखाने के लिए एक साथ सबसे पहले हम ले लेते हैं I नोट। ये ले लिया I नोट, ये ले लिया हमने VR का लाइन। नाउ VR से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एंड ये जो हमें मिला है प्रोजेक्शन VR का, जैसे केस फर्स्ट में किए हैं बिल्कुल उसी तरह से स्मॉल VR, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है स्मॉल VR, प्रोजेक्शन है ये। नाउ PR की I नोट की जो एंगल है ओमेगा टी -5, ये हो गया ओमेगा टी -5। अब यहाँ से 90 डिग्री पर VL को दिखाएंगे 90 डिग्री पर, और VL बड़ा है VC से, तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा दिखाना चाहेंगे। तो इसके साथ 90 डिग्री पर इधर दिखाते हैं। ये दिखाया हमने, VL को दिखा दिया हमने, दिस इज VL। और यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं वर्टिकल एक्सिस पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। नाउ ये जो लेंथ आया स्मॉल VL, ठीक है, इसको दिखा रहे हैं। दिस इज VL, यहाँ से ये आ गया VL। VC, अब ये VC को दिखा रहे हैं सेम डायग्राम पर, ये छोटा करके दिखाएंगे। VC स्मॉल है, इसको स्मॉल करके दिखाएंगे VC। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर हमने VC के हेड से ड्रॉ किया, देन इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोजेक्शन स्मॉल VC, ये हो गया स्मॉल VC। अब
इन सब का जो फाइनल फिगर होगा जिस पर कि हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेजेस निकालेंगे, उसी तरह से जैसे ऑलरेडी केस फर्स्ट में हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये एंगल को 90 डिग्री मार्क कर देते हैं, ये एंगल 90 डिग्री, सिमिलरली नीचे का ये एंगल भी 90 डिग्री मार्क कर दिया एंगल को। अब वी आर वी एल बी सी तीनों के रिजल्टेंट के लिए, ठीक है, ये हमारा हो गया फिगर 6। नाउ अब रिजल्टेंट, सारे वोल्टेज की रिजल्टेंट लेने के लिए तब इसमें हम लोग आई नोट को नहीं दिखाएंगे, ठीक है, ओनली वी आर को दिखा लीजिए। ये हमने ले लिया वी आर, वी आर। नाउ इसके साथ में 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ले लिया हमने वी एल, वी एल ले लिया, दिस इज वी एल, वी एल। नाउ फिर वी सी 90 डिग्री इसके साथ में, ये ले लिया हमने वी सी इसके साथ 90 डिग्री पर। बाकी एंगल बाद में दिखा लेंगे। अब फिर हम लोग 1 2 3 वेक्टर्स यानी फेजर्स है, जिसको वेक्टर समझेंगे हम, तो तीनों फेजर का रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे हम। तो सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट ले लें। तो ये 2 फेजर्स, 2 वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो पहले इन दोनों को माइनस कर लें। मान लीजिए इतना बड़ा ये माइनस हो गया। नाउ ये हमने ले लिया वी एल, वी एल में से इतना बड़ा माइनस कर लिया वी सी के इक्वल, ये हो गया हमारा वी एल माइनस वी सी। अब वी आर और वी एल माइनस वी सी दोनों को एडजेसेंट साइड लेते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए और इसका रिजल्टेंट निकालिए, ठीक है। अब ये 90 डिग्री पर इस तरह से लेते हुए नाउ थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ये हो गया वी आर, दिस इज वी आर। नाउ वी आर को और वी एल माइनस वी सी को एडजेसेंट साइड लेते हुए हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, लेकिन ये पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल हो जाएंगे। दिस पैरेललोग्राम विल बी रेक्टेंगल। अब बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट जहाँ पे 2 वेक्टर्स के डायगोनल, जहाँ पे 2 वेक्टर्स के टेल मिले हैं, यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। अब ये डायगोनल ड्रॉ किया हमने। अब रिजल्टेंट वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज क्या है, एप्सिलॉन नोट, जैसा कि ऑलरेडी केस फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो ईएमएफ होते हैं सबसे बड़ा वोल्टेज होता है, तो एप्सिलॉन नोट मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम वोल्टेज इसके रिजल्टेंट इफेक्टिव वोल्टेज हो गया। अब एंगल को मार्क कर रहे हैं, पहले वी आर के एंगल, वी आर के एंगल ओमेगा टी माइनस 5, ये एंगल ओमेगा टी माइनस 5। अब एप्सिलॉन नोट का एंगल यहां से हम लोगों ने क्या लिया हुआ है, ओमेगा टी, तो फिर यहां से यहां तक ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ओमेगा टी, ठीक है, यहां लिख रहे हैं ओमेगा टी। और से देख लीजिए यहां से एप्सिलॉन नोट का एंगल, फेजर एप्सिलॉन नोट का फेजर का एंगल ओमेगा टी। अब ये एंगल क्या होगा, पहचानिए इसको, क्या होगा, यहां से यहां तक वी आर से एप्सिलॉन नोट का एंगल क्या होगा, तो फिर ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस 5 को माइनस कर दीजिए, तो क्लियरली देख रहे हैं ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी फाई। फाई क्या है, नोमेनक्लेचर जो आप कर चुके हैं केस फर्स्ट में, वही ध्यान रखिएगा। फाई इज फेज कांस्टेंट इन करंट, दूसरा नाम फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज,
ऑफ द सोर्स, यानी सोर्स वोल्टेज और करंट और सोर्स वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस। फिगर इसको 7 कर रहा हूं। और फेजर डायग्राम, अब ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये और ये दे दीजिए, ठीक है। नहीं, एक और डायग्राम शॉर्ट में, इसी का शॉर्ट डायग्राम मैं दिखा देता हूं, आप चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अब जैसे कि हम पहले दिखा लिए आई को, आई इसका ये एंगल ओमेगा टी -5, ठीक है, दिस इज आई नोट। नाउ एप्सिलॉन नोट को दिखा लीजिए, एप्सिलॉन नोट का एंगल जैसा कि देख रहे हैं ओमेगा टी, ये दिस इज ओमेगा टी, ये वाला एंगल यहां से यहां तक, दिस एंगल इज ओमेगा टी, ठीक है, ये एंगल ओमेगा टी किसका, एप्सिलॉन नोट को। ये हो गया शॉर्ट फेजर डायग्राम, बिल्कुल शॉर्ट में हमने कर लिया है। अब इसको देख करके कोई भी बोल देगा ये दोनों फेजर, इन दोनों फेजर के बीच की जो एंगल है ये एंगल, दिस विल बी फाई, ठीक है, करंट फेजर वोल्टेज फेजर, करंट फेजर वोल्टेज फेजर, दोनों के बीच एंगल ये फाई हो गया, ये फाई हो गया। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग फिगर 7 की मदद लेंगे और सब कुछ केस फर्स्ट की तरह सारा कुछ बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा मैं ट्रायंगल लॉ से भी दिखा देता हूं आपको। अब जैसे देखिए ये VL माइनस VC है, ओके, तो फिर ये हो जाएंगे VL माइनस VC। तो थोड़ा सा मैं आपको ट्रायंगल लॉ दिखा दे रहा हूं यहाँ पर, ये VL माइनस VC हो गया। अब VR की हेड से VL माइनस VC का टेल ज्वाइन होगा, तो फिर इनका रिजल्टेंट आ जाएंगे एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट इज इफेक्टिव वोल्टेज, लैंग्वेज जो कुछ आप लिख रखे हैं केस फर्स्ट में वही लैंग्वेज होगा। नाउ रिजल्टेंट वोल्टेज एप्सिलॉन नोट, इफेक्टिव वोल्टेज एप्सिलॉन नोट, पाइथागोरियन थ्योरम लगा दीजिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो फिर एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, VL माइनस VC का स्क्वायर सॉल्व कर दें तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू VR स्क्वायर VL माइनस VC, सब में I नोट X, I नोट R, I नोट XL, I नोट XC रखिए, I नोट स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, ठीक है, केस फर्स्ट में जैसे किए हैं। तो फिर I नोट R में से R रह जाएंगे यहाँ पर, प्लस I नोट XL में से XL बचेगा, I नोट XC यहाँ पर है तो इसमें XC बचेंगे, ठीक है, I नोट स्क्वायर निकाल लिए हम लोग कॉमन। अब I नोट स्क्वायर रूट इसका निकल गया I नोट अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। नाउ I नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट, थोड़ी सी I का सिंबल हम बदलना चाहेंगे स्मॉल i, क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल i यूज किया हुआ है, स्मॉल i नोट, सिंबॉलिक चेंज ना करें हम। तो I नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। नाउ दिस इज Z, ये इम्पिडेंस है, एप्सिलॉन नोट बाय Z, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूं। Z का वही नाम है जो ऑलरेडी केस 1 में लिख चुके हैं, Z इज इम्पिडेंस, लेकिन फॉर्मूला अब Z का हो गया इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इस तरह से यदि XL बड़ा होगा तो XL माइनस XC होना है, यदि XC बड़ा होगा तो XC माइनस XL होना है, इतना ही का फर्क है इसमें। अब जो हमारा इम्पिडेंस ट्रायंगल है, इम्पिडेंस डायग्राम है,
जो कि सेकंड के लास्ट में देखा था। तो फिर जरा इसको भी दिखा दूं, इम्पीडेंस डायग्राम या फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल बोले, और ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस डायग्राम, दोनों में से जो भी बोले। चलिए अब यहां पर थोड़ी सी मैं नाम लिख दे रहा हूं, ओ ए बी। अब यहां लिखा हमने ओ ए बी। पहले इस ट्रायंगल से, यहां से पहले देखिए tan फाई लेते हैं तो क्या होगा, tan फाई इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए अपॉन ओ ए। नाउ ए बी क्या है, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। थोड़ा इसको सॉल्व करिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। आई नोट एक्स एल, आई नोट एक्स सी, आई नोट आर, आई नोट कॉमन ले लें, आई नोट कॉमन ले लें, तो फिर यहां पर बचेंगे एक्स एल, यहां बचेंगे एक्स सी एंड आई नोट आर। तो फिर आई नोट कैंसल, ये हो गया एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। अब ये जो ट्रायंगल हमने लिया ओ ए बी के बदले में, ओ ए बी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये एंगल फाई, ओ ए इज आर, एक्सएल माइनस एक्सी ए बी के जगह पर है, एक्सएल माइनस एक्सी। अब इसका वैल्यू देखिए निकाल कर क्या आता है, ये जेड आवेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो फिर डेफिनेशन वही रह जाएंगे जो डेफिनेशन केस 1 के समय दे रखे हैं कि इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन व्हिच इम्पीडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द hypotenuse of right triangle। सेम डेफिनेशन लिखना है, ओके। एंड it also gives phase constant in current, या कि ये फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज भी देता है ये इम्पीडेंस डायग्राम। चलिए बच्चों, फिर यहीं पर थोड़ा सा मैं फिर एक मिसकॉन्सेप्शन जो मैं बताया था उसको फिर से मैं एक बार यहां पर याद दिलाना चाहूंगा। यदि इसी काम को यदि कोई इस तरह से कर देते हैं, जो कई सारे बुक्स में कई सारे टीचर्स को भी पढ़ाते देखा है, इधर ले लेते हैं आई नोट, अब ये मिसकॉन्सेप्शन में दिखा रहा हूं, ठीक है ना, ये गलत है, ये दिखा दे रहा हूं थोड़ा। ये वी आर ले लिया हमने, इधर ले लिया हमने वी एल, इधर ले लिया हमने वी सी, ठीक है। नाउ ये हो गया वी एल माइनस वी सी, दोनों का रिजल्टेंट ले लिया हमने, ये रिजल्टेंट ले लिया, एप्सिलॉन नोट रिजल्टेंट हो गया, ये एंगल हमने फाई ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अब जरा गौर से देखें, एप्सिलॉन नोट का रोटेशन एंगल क्या हो गया, जो ईएमएफ फेजर है इसका रोटेशन एंगल तो आपने फाई कर दिया, ठीक है, जबकि ये रोटेशन एंगल ओमेगा टी होना चाहिए, जो एप्सिलॉन नोट है इसका जो फेज होना चाहिए ये ओमेगा टी होना चाहिए, जबकि यहां से हमें दिख रहा है कि रोटेशन एंगल तो फाई हो गया एप्सिलॉन नोट का, जबकि इक्वेशन जो हमारा है वोल्टेज का, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, एंड सो ओमेगा टी होना चाहिए एप्सिलॉन नोट फेजर का रोटेशन एंगल, ठीक है। एक फॉल्ट। दूसरी फॉल्ट है कि जैसे हम करंट का इक्वेशन, जो करंट का इक्वेशन है उस पर गौर कर लीजिए इस समय। तो करंट का इक्वेशन हमारा है आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। जरा देखिए, यदि हमने यहां पर इस तरह का फिगर लिया हमने, तो फिर
ये ओमेगा टी माइनस फाइव क्या हो गया, जीरो हो गया। ओमेगा टी माइनस फाइव जीरो हो गया। ये एंगल देखिए गौर से जरा, ये एंगल नहीं है। वी आर को यदि हमने इस लाइन पे ला दिया यदि, तो ओमेगा टी माइनस फाइव तो जीरो हो जाएंगे, साइन जीरो जीरो हो जाएंगे, तो आई जीरो हो जाएंगे। इस तरह से फॉल्ट ही फॉल्ट है इस फिगर के अंदर। इसलिए बच्चों केस 1 में भी और केस 2 में भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये डायग्राम आपको यूज करना चाहिए। सही सही आपको डायग्राम ड्रॉ करना सिखा दिया हूं। चलिए अब आपसे गलती नहीं होगा और आप गलत नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम केस 3 लेते हैं। ये केस 3 if xc इक्वल टू xl, यदि दोनों इक्वल हो गया देन vc इक्वल टू vl हो जाएंगे, क्योंकि vc का इक्वेशन आई नॉट xc, vl का इक्वेशन आई नॉट xl। यदि ये दोनों इक्वल हो गया तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। देन the circuit is called resonant circuit। पहले तो सर्किट का नोमेनक्लेचर कर लें। जैसे फर्स्ट हम लोगों ने लिया था मोर कैपेसिटिव, सेकंड लिया हमने मोर इंडक्टिव, और अब थर्ड सर्किट का नोमेनक्लेचर हो गया। इस बेसिस पर हम लोग आगे बढ़े हैं, एक्सी एक्सेल लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। तो फिर इसका नाम पड़ गया रेजोनेंट सर्किट इस कंडीशन में। और आर एल सी सीरीज रेजोनेंट सर्किट। अब रेजोनेंस के बारे में हम लोग 11 क्लास में पढ़े हैं। थोड़ा सा रेजोनेंस लेकर के अलग से एक मैं आपको क्लास दूंगा, जिसमें कि रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंस के शार्पनेस वगैरह कई सारी चीज आएंगे। तो इसको ज्यादा मैं एक्सपेंड नहीं अभी कर रहा हूं। रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंस को अलग से एक क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में सबसे पहले तो जेड को देखिए। जेड अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर है इम्पीडेंस। तो देखिए ये जीरो हो जाएंगे, एक्सएल माइनस एक्सी जीरो, तो फिर बचेगा अंडर रूट आर ए स्क्वायर इक्वल टू आर हो गया। नाउ दिस इज मिनिमम, ये मिनिमम है, जेड की वैल्यू मिनिमम हो गया। नाउ करंट आई नोट इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाई जेड। अब जेड मिनिमम हो जाएंगे तो फिर ये मैक्सिमम हो जाएंगे। इस समय वोल्टेज का इक्वेशन तो है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन यदि हम लोग tan फाई के इक्वेशन से देखें तो tan फाई जीरो, जो tan फाई निकाले इम्पीडेंस डायग्राम में, तो tan फाई के इक्वेशन में यदि ये दोनों इक्वल कर दीजिए तो tan फाई जीरो हो जाएंगे, एंड सो फाई जीरो हो जाएगा। तो फिर करंट का इक्वेशन इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ना प्लस फाइव होगा ना माइनस फाइव होगा। और जिस समय करंट एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम, उस समय कहा जाता है सर्किट इज इन रेजोनेंस, एंड दिस इज आरएलसी या फिर एलसीआर, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे से हमने मिसकॉन्सेप्शन को दूर करते हुए सही कॉन्सेप्ट दे करके एलसीआर सर्किट, आरएलसी सर्किट आपको पढ़ा दिया है। अब अगली क्लास में मिलते हैं, रेजोनेंस की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।